मैं आज आपको बताऊंगा सरयुग नदी के नाम के ऊपर और कैसे यहाँ पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद यहाँ राजधानी बनाया। और यहाँ पे कई जो है अ, शिलालेखों अभिलेखों का जो है निर्माण इतिहास पुरातत्व जो है वेत्ता बताए हैं और खुदाई में अवशेष भी निकले हैं। और पूरी साकेत नगरी में सारे अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं, कहीं भी खोद के निकालिएगा 5 फीट से अवशेष मिलना शुरू हो जाएंगे। मृतभांड, मूर्तियाँ, टेराकोटा सारे अवशेष मिलते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे अंधविश्वास और पाखंडवाद फैला दिया गया है। मुंबई में एक फिल्म आई है और झुंड। सोचिए मुंबई जो है वो शिवाजी महाराज का है, डॉक्टर अंबेडकर की का है, सावित्रीबाई फुले का है। लेकिन आपके पास टीवी अखबार नहीं था तो 100 साल से किसी फिल्मकार की नज़र नहीं पड़ी, किसी ने आपको बताया नहीं। लेकिन अब जब बहुजन समाज के फिल्मकार हैं जिन्होंने सैराट बनाई थी, वो अब झुंड बनाया और उन्होंने बाबा साहेब की जयंती को किस तरह से वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, बाबा साहेब के परिनिर्वाण, उनकी वहीं पर अंतिम परिनिर्वाण हुआ, उनको सुपुर्दे खाक किया गया था, उसको मनाया जा, उनको लोग जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, मल्यार्पण करते हैं, उसको भी दिखाया जाता है। आज मैं हूँ तमाम टीवी चैनल, यही वो जगह है अयोध्या। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो कमंडल लेकर आडवाणी निकले और पूरे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, यही वो सरयुग नदी है और तमाम कहानियाँ आप जानते होंगे जो टीवी अखबार ने आपको बताया है, भगवान राम की कहानी। मैं आज आपको बताऊंगा सरयुग नदी के नाम के ऊपर और कैसे यहाँ पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद यहाँ राजधानी बनाया। और नदी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय कहा गया कि जिस भी एक बुद्ध का सर काट के लाओगे तो 100 सोने की असरफियाँ मिलेंगी। और लाशों से नदी को भर दिया गया बुद्धिस्टों के सरों से, और तभी इसका नाम सरयुग नदी पड़ा। तो पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ राज बनाया और उसी के बाद मनु, वाल्मीकि, ये सब ऋषि मुनि थे, उन्होंने रामायण लिखी। और इसीलिए कहा जाता है कि दशानन, जो सोने की लंका थी, वो पाटलिपुत्रा की राजधानी, जो सम्राट अशोक की राजधानी थी, वही सोने का महल था, उसको जलाया गया। बृहद्रथ की हत्या हुई, पुष्यमित्र शुंग राजा बने, उन्होंने रामायण लिखवाई, उन्हीं को राम कहते हैं। और जो 10 बड़े मौर्य राजा हुए उसी को वो दशानन कहते हैं। ये भी फैक्ट है। जो आप जब जब अपना इतिहास लिखेंगे, अपनी बात कहेंगे तो कहेंगे। तो बुद्ध की धरती है ये। सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए थे, मिश्रा जी जो जज हैं, उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू, अरुण मिश्रा, जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इतिहास को खाक कर देंगे। सोचिए तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक और बुद्ध में भारत को खाक किया गया, लेकिन कोई अंग्रेज आया, लॉर्ड कनिंघम, और उसने देश भर में तमाम स्थलों की खुदाई की और तब पता चला कि तो सम्राट अशोक का देश था। भारत सबसे विशाल भारत तब बना जब सम्राट अशोक यहाँ राजा थे। भारत तब सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र बना जब मौर्यों का राज था और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ बनी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इन सब बातों को जानते हैं। और अयोध्या जो है वो बुद्ध की धरती है। मैं फिर कह रहा हूँ, तमाम उन बुद्ध केंद्रों पर, तमाम उन बौद्धिक चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो सब जगह अपने कल्चरल हेजमनी को पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया। कोई भी राजा है जो करता है, जैसे अभी मोदी जी कर रहे हैं, जगह जगह मूर्तियाँ लगवा रहे हैं। जब बहन जी आई तो उन्होंने अपने समाज के निशानियों को बनाया। तो ये चलता रहेगा। आपको तय करना है कि जब आपके हाथ में राजपाट नहीं रहेगा तो आपका इतिहास बर्बाद कर दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनीत मौर्य है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। तो क्या है यहाँ का बौद्ध इतिहास? अयोध्या, इसका प्राचीन नाम साकेत है और तथागत सम्यक संबुद्ध यहाँ पे रह के अपना कर्म भूमि वर्षावास व्यतीत किए हैं। यहाँ माता विशाखा भी थी और यहाँ बहुत बड़े कवि असंग बासबंद भी हुए हैं। यहाँ पे वैद्यराज जीवक भी अपना, जो प्राचीन तथागत के समय में वैद्यराज जीवक थे, वो भी यहाँ पे निवास करते थे। और यहाँ जो है सम्यक संबुद्ध ने कई वर्षावास व्यतीत करने पे धम्म सम्राट अशोक महान ने यहाँ पे कई जो है शिलालेखों अभिलेखों का जो है निर्माण इतिहास पुरातत्व जो है वेत्ता बताए हैं और खुदाई में अवशेष भी निकले हैं। और पूरी साकेत नगरी में सारे अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं, कहीं भी खोद के निकालिएगा 5 फीट से अवशेष मिलना शुरू हो जाएंगे। मृतभांड, मूर्तियाँ, टेराकोटा सारे अवशेष मिलते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे अंधविश्वास और पाखंडवाद फैला दिया गया है।
और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया कि हाँ अयोध्या बौद्धों की है, एक्सेप्ट किया मुकदमा नंबर जो है डायरी नंबर 8253 2000/2018 और मुकदमा नंबर 294/2018। सब सुनवाई होते हुए भी जो है अंतिम समय में इन्होंने जो गोगोई साहब हैं उन्होंने इस मुकदमे को पेंडिंग में डाल दिया। आज भी पेंडिंग में है। शासन सत्ता जिसका के दबाव में ये मेरे मुकदमे को सुना नहीं, और हम अभी भी आर्डर के बाद जो समतलीकरण हुए हैं उसमें जितने भी अवशेष मिले हैं वो बौद्ध अवशेष ही मिले हैं। उसको लेके भी हम सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए गए हैं, उसको भी अभी पेंडिंग छोड़ दिया है। तो ऐसे स्थिति में हमारा भी जो शूद्र समाज है, जो 6743 जातियों में बटा हुआ शूद्र समाज जब इकट्ठा होगा, अपने हक और अधिकारों की बात करेगा, तब इसका जो है स्वरूप बदलेगा। यहाँ पे जगह जगह जो है अंधविश्वास और पाखंडवाद के लिए सब हर जातियों को एक एक भगवान पकड़ा दिए हैं कि ये तुम्हारे भगवान हैं, ये तुम्हारे भगवान हैं, और स्वर्ग जाने के लिए सब उसी में उलझे हुए हैं। और स्वर्ग जो है जाने का मतलब कि अपने सोचिए, आप अपने ही देश में अयोध्या में हूँ, लोग हो सकता है मेरे साथ आके मारपीट करें। जब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। लेकिन आपके अपने ही देश में सम्राट अशोक बुद्ध का कोई नाम लेवा नहीं। तो मैं अभी अयोध्या में हूँ। सोचिए कैसे इतिहास दोहराता है। बीजेपी की 2 सीटें आती थी, उसने राम मंदिर को मुद्दा बनाया, राजीव गांधी ने ताला खोला और आडवाणी ने रथ यात्रा की, और आज देश पर वो धर्म के नाम पर राज कर रहे हैं। लेकिन जो इस देश के जो शोषित वंचित, चाहे वो निषाद, जिनको जातियों में बांट दिया गया, जो इस देश के मूल निवासी है, जो इंडिजीनियस है, चाहे वो निषाद हों, चाहे शेड्यूल कास्ट में पासी हों, चाहे वो चमार हो जिनको कहते हैं, चाहे शूद्र में जो यादव, कुर्मी, कोयरी, हार, जो हजारों जातियों में जिनको बांट दिया गया, वो यहाँ के राजा थे, वो यहाँ के मूल निवासी थे, और वो आज यहाँ लाचार, बेबस और मजदूर हैं क्योंकि उनको धर्म के आडंबर में धकेल दिया गया। और जो सम्राट अशोक का भारत था वो बर्बाद हो गया। आपका क्या नाम है? पूनम। आप क्या करती हैं? मैं SC/ST पे काम करती हूँ। तो क्या जानती हैं आप बुद्ध के बारे में? अयोध्या में क्या बताएंगे? अयोध्या बौद्धों की है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने पढ़ा है, और विनीत जी के साथ मैं भी सुप्रीम कोर्ट गई हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा है, इनके पास, विनीत जी के पास हैं पुराने अवशेष, वो बौद्धकालीन अवशेष हैं ये। और मेरे साथ निषाद जी हैं। और क्या लग रहा है आप लोग को कहानी में उलझा दिया गया, जो राम के नैया पार कराए निषाद, वो सब निषाद लोग की क्या स्थिति, आर्थिक स्थिति कुछ बदली? कलेक्टर, जज, बैरिस्टर लोग बनाए या अभी वही स्थिति है? उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी निषाद समाज की है। हाँ। और आज इतिहास, पूरा देश आज़ाद होने के बाद 76 सालों के बाद भी एक भी IAS सीधे नहीं हो पाया, एक भी IPS नहीं हो पाया निषाद समाज का। गांव जो है, डॉक्टर, इंजीनियर, नाव खेव रहे हैं, नदी पार करा रहे हैं। एकदम कर रहे हैं केवल। और आज इस मौके पर, चुनाव के मौके पर, मैं भारतीय जनता पार्टी में था और 4 पदों को भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने मुझे दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुझे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे में रखा, प्रदेश का संयोजक बनाया, मुझे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में मैं अभी जब इस्तीफा दिया, देख करके हालात कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था भारतीय जनता पार्टी में और अम्बेडकर नगर में प्रभारी था। आप तो बुद्धिस्ट हैं, आप कहाँ अपने लोगों को समझा पा रहे हैं कि तुम यहाँ के राजा थे, तुम्हारा राजपाट था और अब तुम नाव खेने वाले? नहीं, हम लोग, ये जो निषाद पार्टी, तथाकथित निषाद पार्टी बनी, वो निषादों को जगाने के लिए बनी। महाराजा निषाद राज जो थे, जिनको पुरातत्व विभाग ने खोद के निकाला उनका किला, उसीलिए जहाँ पे 140 अंग्रेजों को हमारे समाज के लोगों ने हमारे नाव पर मारने का काम किया था। देश की आज़ादी में सबसे बड़ा इतिहास अगर किसी को मिलता है तो नदी और समुद्र के किनारे सारे के सारे निषादों ने संघर्ष करने का काम किया अंग्रेजों को। फूलन देवी को जानते हैं कि नहीं? एकदम जानता हूँ, यही मुझे कष्ट है। आदरणीय के लोग जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बहन वीरांगना फूलन देवी के साथ मैंने काम किया है। आज मुझे वही कष्ट है कि जिस वीरांगना बहन फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ था, जिस कालपी में जहाँ उनका जन्म स्थान है, वहाँ पर भी निषाद पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं लोगों को टिकट दे दिया। श्री छोटे सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के माध्यम से, जहाँ पे बहन वीरांगना फूलन देवी के साथ नंगा घुमाया गया था।
उनके साथ रेप किया गया, अन्याय अत्याचार किया गया। वहाँ सोचिए सोचिए, इस देश की मीडिया, टीवी और अखबार मुगलों का बदला जुम्मन मियाँ से लेती है, और अभी फूलन देवी के जो 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 जिन लोगों ने उनके साथ रेप किया, जिनको उन्होंने गोली मारी, उसके बाद उन्होंने जेल काटा, नियम कानून का पालन किया, संसद गई, आज पूरी दुनिया उनको महिला सम्मान के प्रतीक के तौर पे देखती है। उस देश में आज भी फूलन देवी को लोग गाली देते हैं और उनकी हत्या कर दी गई, जबकि फूलन देवी दुनिया के किसी और देश में होती तो उनको प्रधानमंत्री बनाते लोग हैं। क्या है यहाँ बौद्धों का इतिहास अयोध्या में? बौद्धों का इतिहास इसका नाम साकेत था, इसको अयोध्या किया गया, जैसे नाम बदला जाता है। जैसे अभी मोदी जी योगी जी बदल रहे हैं, तो जब पुष्यमित्र शुंग राजा बना बृहदत्त की हत्या के बाद, तब उसने नाम बदले। हाँ, अयोध्या जो है ये बौद्ध नगरी है, जैसा कि विनीत जी ने कहा। और यहाँ पर फोटो बांध लीजिए। और यहाँ पर मेरा ख्याल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव ने इसमें काफ़ी शोध किया था। उसके बाद में जब हम लोगों ने पढ़ा तो देखा कि अयोध्या जो है ये बौद्ध नगरी है, और यहाँ पर जितने धर्म स्थल हैं और ख़ास करके जो ऊंचे टीले हैं, वो ऊंचे टीले जो है वो बौद्ध विहार की निशानी है। इधर हमारे गांव में, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, मतलब हर दूसरे तीसरे गांव में बड़े बड़े जो है वो भीठे बने होते हैं। तो वो जो है भगवान बुद्ध उस पर बैठ करके जो है अपना प्रवचन सुनाते थे। आज भी वो भीठे जो है हर जगह जो है मौजूद हैं। तो ये शख्स है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जाते जाते क्या क्या कहेंगे? आपका समाज तो जगह नहीं है, सो रहा है, सब जातियों में बटे हैं, एक एक अपने इतिहास को भूल गए हैं। सर अभी जो है जगह तो है नहीं, सब जो है धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, और भाजपा यही कर रही है कि हम चाशनी में डुबो के हम सत्ता हासिल करके देश को भी बर्बाद करें और जो है बौद्धिक विरासत को भी बर्बाद कर दें। ऐसे स्थिति में हम शूद्र जो वर्ण व्यवस्था में बांट दिए गए हैं, सारे शूद्रों से अपील करता हूं। तो अब तो ओबीसी हो गया है ना, जो शूद्र थे वो अब ओबीसी है। लेकिन जो है जो जन्म कुंडली बनती है उसमें शूद्र वर्ण ही आता अरे तो है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सब तो ओबीसी है ना, ओबीसी के लोग जिनको शूद्र कहा गया वो ओबीसी हैं। वो ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी शूद्र में ही गिने जाते हैं। जब उस जो है आप किसी के पास जाएंगे कथा कहने के, जो है शादी विवाह में या और कुछ कराने के लिए, तो आपकी गिनती भले आईएएस अधिकारी हो जाएं, लेकिन आपको शूद्र वर्ण ही माना जाएगा। अब जैसे जो है कथा कराने के लिए बुला रहे हैं, आपके यहाँ शादी है या कोई मर गया है, तो आपको शूद्र बना के ही जो है वो पूजा करवाता है कि हम जज हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारे समाज को जो 85% हैं उनको पढ़ना चाहिए, और सत्ता में भागीदारी करनी चाहिए, और शासन प्रशासन दोनों में भागीदारी करे, और दिमाग खोल के, अकल बंद करके नहीं, अपने इतिहास को जानने से ही, लोगों के से बातचीत करने से ही काम चलेगा। और यहाँ पे अधिकारी बन जाते हैं तो अपने ही परिवार में अपने ही लोगों से बातचीत नहीं करते हैं शूद्र वर्ण में। ये सबसे बड़ी कमी है, इसी को जो है उजागर। ये मैं फिर कह रहा हूँ, बुद्ध का विचार था, धम्म था, वो एक विचारधारा थी। बुद्ध ने सबसे पहले कहा है कि कोई ईश्वर नहीं है, आप जिस दिशा में काम करेंगे उसी दिशा में आपको सफलता मिलेगी, ये बुद्ध ने कहा है। हाँ बताइए, अब आ रहे थे निषाद जी, क्या हो रहा है बताइए। इस समय मैं अपना परिचय दे दूं आपके माध्यम से। मैं रामनिहाल निषाद हूँ। यहाँ पे मैं 1998 में माननीय काशीराम जी ने मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाया था। मुझे 1,27,940 वोट मिला था। यहाँ के सारे दलित और पिछड़े और निषाद समाज के लोगों ने मुझे नेता बनाने का काम किया। इधर मैं भटक गया दोबारा। अब मैं नहीं कहना चाहता, मैं चुनाव के मौके पर जिस पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, मेरी पहचान बनाई, उसकी आलोचना मैं नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ विसंगतियों को बस मैं पार्टी से मुझे बाहर कर दिया गया, बहुजन समाज पार्टी से, और आज मैं भटक करके राष्ट्रीय विचारधारा से, और मैंने सोचा था कि उन लोगों ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, अंत्योदय की विचारधारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा की, राष्ट्रवाद की विचारधारा, लेकिन मुझे नहीं लगता है जब तक इस देश का। चलिए राजनीति पर तो बात करेंगे आपसे अलग से। मैं फिर कह रहा हूँ, तथागत बुद्ध जो थे वो खुद उन्होंने कहा था कि कोई भगवान नहीं होता है, जिस दिशा में आप काम करते हैं उस दिशा में आपको सफलता मिलती है। तब भारत जो था वो ज्ञान का केंद्र था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, और तथागत बुद्ध का जो विचार है वो समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पर है। उसी को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में डाला है। तो सोचिए हमें किसी कल्चरल हेजमनी कैसे लागू होता है। जैसे आज मोदी जी हैं,
सत्ता में आए तो जगह जगह मूर्ति मंदिर सब बनवा रहे हैं। स्कूल कॉलेज नहीं बनवाएंगे क्योंकि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, लेकिन जब आपके नेता सत्ता में आते हैं, अखिलेश मायावती, तो आपके लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाते हैं ताकि आपका जीवन बेहतर हो। आपको तय करना है। मैं साकेत इसलिए आया हूँ, मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ कि आपको पता चले कि धर्म के नाम पर जो लोग आपको वोट ले रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना सकते हैं, वो आपके लिए मंदिर बना सकते हैं, वो आपको खाना दे सकते हैं, वो आपको शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षा जब देंगे तो आप सवाल पूछेंगे, बराबरी का सवाल। वो चाहते हैं कि आप जिंदा तो रहें लेकिन उनके एहसान के तले दबे रहें। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश होती है। और सोचिए, जो लोग कहते हैं टीवी डिबेट में बैठ के कि मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, सच है, लेकिन उनसे पूछे कि मंदिरों से पहले बुद्ध विहारों को किसने तोड़ा, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ किसने खत्म की, शिवाजी महाराज को किसने राजगद्दी से हटाया, सम्राट अशोक बृहद्रथ की हत्या किसने की। तब आपको पता चलेगा कि आपके असली दुश्मन कौन है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने इतिहास को जानिए, नहीं तो आप इतिहास में दफन हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी विडंबना। इसलिए मैं साकेत आया था, अयोध्या आया था। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत जो है वो बुद्धमय भारत था, जहाँ यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिनको जातियों में बांटा गया, चाहे वो निषाद हो, चमार हो, पासवान हो, कुर्मी, कोयरी हो, कहार हो, द्रविड़ियन हो, ये सब इस देश के मूल निवासी थे, इस देश के राजा थे। और उनको सनातन ब्राह्मण धर्म ने सबको गुलाम बना लिया और जातियों में बांट दिया। आज भी वो व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखकर उस व्यवस्था को तोड़ा और आपको SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कहा। अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता आपके हाथ में आते, एकजुट होकर वोट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लाचार और बेबस रहेंगे। आप लोग तय कीजिए कि संविधानिक दायरे में संवैधानिक अधिकार चाहिए या ब्राह्मण धर्म के हिसाब से आप शूद्र हैं, अछूत हैं, और उसको न तो संपत्ति का अधिकार है, न पढ़ने लिखने का अधिकार है। और इसी के खिलाफ जो है हम लोग की लड़ाई है कि सबको बराबर का नागरिक माना जाए। हम न तो किसी धर्म के खिलाफ हैं, न किसी धर्म के साथ हैं। हमें बात करनी चाहिए, कर्मकांड के खिलाफ बात करेंगे, इस देश के संविधान के पक्ष में आपको बात करनी पड़ेगी। तो तथा ये न तो आपके पास टीवी था, न अखबार था, इसलिए आपको आपके इतिहास को जानने नहीं दिया गया। कैसी लगी है मेरी कोशिश? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अयोध्या, साकेत, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।